सूरज सीधा बाजार के सीसीटीवी की फुटेज लेकर बैठा था। चेहरे पर टेंशन साफ थी, दिल में झूठा सुकून। अचानक फुटेज में एक धरती हिला देने वाली सच्चाई नजर आती है। हरे रंग की शर्ट, नकाब में छुपा चेहरा, लेकिन वही आंखें आकाश की। सूरज को अब कोई शक नहीं रहा कि पिछले कुछ दिनों से परिवार पर मंडरा रहा डर वाकई असली है, सिर्फ मेहिका की कल्पना नहीं। मेहिका जिस डर से कांप रही थी, लेकिन वो दरअसल उसके अतीत का सबसे काला साया था, आकाश। सूरज ने तय कर लिया कि अब छुप छुप कर डरने की कोई जगह नहीं। वह सीधे सीखने की तैयारी करता है। इस बार डर के साथ फेस टू फेस होगा। डर अब और नहीं तड़पाएगा उनके घर को। बिना देरी के के सूरज ने अपनी पुलिस ड्यूटी वाली गंभीरता बाहर निकाली और घर के हर दरवाजे, खिड़की की सिक्योरिटी खुद चेक की। उसने ईशा को अकेले में बुलाया और डिटेल फुटेज दिखाई। देखो, ये वही है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, अब है सामने है। इसी दहशत और तैयारी के बीच अगले ही दिन घर का दरवाजा बजता है। न्यूनतम औपचारिकता, हर किसी की आंखों में डर है, पर सूरज सीधे दरवाजा खोलता है। सामने मास्क उतारते हुए खड़ा है आकाश। उसकी आंखों में हारी हुई कुटिलता थी, लेकिन चालाकी की चिंगारी भी जिंदा थी। बिना किसी भूमिका के उसने कागजों का पुलिंदा लहराया। तय हो गया है कि आज तुम्हारी खुशियों का सौदा होगा। ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट। अब जो चाहिए मुझे वो मिलने तक ये तमाशा चलेगा। परिवार के सामने मुद्दा साफ था। अब भावनाओं, डर या रिश्तों की जगह सिर्फ डायरेक्ट एक्शन था। ईशा बोल पड़ी, अगर मेहिका को छूना भी चाहा तो इतना पछताओगे जितना आज तक किसी ने नहीं पछताया। आकाश ने आंखें तरेर कर कहा, अब कोर्ट तय करेगा कि बेटी किसके पास जाएगी। सूरज तुरंत सामने आया, ना किसी डर के। मुझे तेरी कोई अदालत नहीं डराती। इस बार हमला करेंगे तो हर बार से ज्यादा चोट लगेगी। घर का पूरा माहौल अंगारों पर चलने जैसा था। सब एक्शन, धमकी और चुनौती से घिरे थे। सब जानते थे कि असली जंग अब शुरू हुई है। अगले दिन की सुबह थोड़ी ठंडी थी, पर सूरज के चेहरे पर हमेशा की तरह ताजगी थी। वो मेहिका को लेकर बाजार निकला। उसकी चिंताएं रात के गहरे साए में कहीं छुप गई थी और बाजार की हलचल ने मानो पुराने डर को थोड़ी देर के लिए भुला दिया था। बाजार हमेशा चहकता रहता था। ठेले वाले सब्जियों की आवाज लगा रहे थे, आइसक्रीम के लिए मचल रहे थे। सूरज और मेहिका पिता बेटी के रूप में सपनों का जोड़ा। मेहिका चाहती थी कि उसके पापा उसे आइसक्रीम खिलाएं। सूरज ने हंसते हुए मेहिका की फरमाइश पूरी की, लेकिन जैसे ही वह आइसक्रीम का पहला निवाला लेती है, उसकी आंखों में फिर वही खौफ लौट आता है। वो रुक जाती है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। अचानक वो अपने चारों ओर देखने लगती है, मानो उसे कुछ दिख गया हो। क्या हुआ बेटा? ने पूछा। मेहिका कुछ बोल नहीं पाती। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना आने लगता है। वो बस धीरे से कहती है, पापा, मैंने उसे देखा। सूरज भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसी चहल पहल के बीच किससे डर सकती है उसकी बेटी। किसे देखा बेटा? कौन था वहाँ? वो जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। और कुछ नहीं बताती, बस मजबूती से सूरज का हाथ पकड़ लेती है। उसकी पकड़ में डर साफ महसूस हो रहा था। सूरज के मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या ये किसी अपराधी का साया है? कोई पुरानी पहचान या बस बच्चों की कल्पना? पूरे रास्ते सूरज बस ये सोचता रहा कि कहीं उसे अपना डर छुपाने की ट्रेनिंग तो नहीं दे रहा है। ही मेहिका की आंखों में वो डर जो बाजार में दिखा, उसकी असल वजह कुछ और तो नहीं। लौटकर भी सूरज इस बात को भूल नहीं पाया। उसने सोचा फिर कभी ढंग से इस बारे में बात करेगा, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में कोई चिंता बैठ गई थी। रात को जब सब सो चुके थे, सूरज ने आहिस्ता से अपनी कॉपियों और फाइलों के साथ मेहिका को चुपके से एक कहानी सुनाई। डर को पहचानना भी जरूरी है कि कई बार डर हमें हमारे अपने साय से भी छुपा देता है। शायद इसी डर ने मेहिका की गहरी सांसों को जकड़ लिया था। बाजार वाली घटना के बाद सूरज चैन से नहीं बैठ सका। एक पिता के लिए अपनी बच्ची का डर सहन करना सबसे कठिन होता है। सूरज का दिमाग लगातार सवाल कर रहा था, अगर उसकी मासूम बिटिया इतनी डरी हुई है तो सच में कुछ गड़बड़ है, वरना वो कभी ऐसे न घबराए। अगले दिन सुबह जब सूरज ने मेहिका के स्कूल जाने के बाद समय निकाला तो सीधा बाजार चला गया। वहाँ उसने दुकान वालों से बातें की। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक से जाकर बोला, भाई साहब, कल की सीसीटीवी फुटेज जरा दिखा सकते हैं। फुटेज की स्क्रीन पर भीड़ भाड़ थी, लेकिन जब सूरज ने ध्यान से देखा, एक चेहरा, एक परछाई बार बार नजर आ रही थी। वो चेहरा जैसे कैमरे की तरफ घूर रहा हो। अचानक सूरज की सांसें रुक जाती है। ये वही था आकाश। आकाश जिसका नाम सुनते ही उनके घर का हर सदस्य सहम जाता है। आकाश पुलिस पिछले साल कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी।
किसी को खबर नहीं थी कि वो अब बाहर कैसे आया, मगर इस फुटेज ने सब बता दिया था। आकाश वापस लौट आया है उसी मकसद के साथ जिसके लिए वो हमेशा जाना जाता रहा है। बदला। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो खुद को संभालता है, फुटेज का फोटो अपने फोन में सेव करता है और तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। घर लौटते ही सूरज ने सबसे पहले ईशा को अकेले में बुलाया। उसने फुटेज दिखाई। ईशा के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। ये आकाश है तो हाँ, लेकिन यहाँ है, हमें सुरक्षित रहना होगा। महिका का डर सही था। दोनों ही समझ गए कि अब उनका सुकून सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी। डर अब सच्चाई बनकर वापस आ गया था। शाम तक दोनों ने पूरे घर की सुरक्षा बढ़ा दी और बच्चों को अनजान बनाए रखा। लेकिन अब एक बात साफ होती जा रही थी, आकाश की वापसी महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा थी। सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद पूरे घर में एक अनकहा डर सा रह गया था। जितना परिवार कोशिश करता, डर फिर भी दीवारों के बीच सरसराकर घुस आता। ईशा की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई थी। सूरज की नींद उड़ गई थी और महिका तो हर शोर पर, हर परछाई पर चौंक जाती थी। शाम होती है। शादी की रस्मों की तैयारियां पूरी रफ्तार पर। दरवाजे पर बार बार बेल बजती, लेकिन एक खास दस्तक के साथ सब कुछ बदल जाता है। सूरज दरवाजा खोलता है। सामने आकाश खड़ा है। उसी अंदाज, उसी बेफिक्री, आंखों में वही पुराना बदला। ईशा पसीना पसीना। महिका जिसे देखते ही आकाश की यादें ताजा हो जाती हैं, दौड़कर ईशा के पीछे छुप जाती है। आकाश मुस्कुराता है। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। हॉल के बीच चुप्पी है। हर किसी की नजर इस अजनबी पर टिक जाती है। ईशा बहादुरी से बोलती है, तुम्हें महिका से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके लिए यही घर है, यही परिवार है। ले आकाश के। आकाश जेब से एक पेपर निकालता है। बर्थ सर्टिफिकेट लहराता है। कानूनन मैं उसका पिता हूँ। ईशा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। सूरज उस फौरन एक कदम और आगे बढ़ता है, को आकाश और महिका के बीच दीवार की तरह खड़ा कर लेता है। इस घर में कोई भी कदम सोच समझ कर रखना आकाश, वरना सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। आकाश मुस्कुराता है। अपनी कुटिलता में डूबा हुआ सूरज, अब की बार मेरी हार नहीं, सिर्फ तुम्हारी होगी। घंटों तक घर में सन्नाटा रहता है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, क्या अब उनका सब कुछ खतरे में है? लड़का वहीं ईशा के गले लगकर रोती रहती है। ईशा के मन में अब सिर्फ एक सवाल, क्या मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगी? लाने के तुरंत बाद सूरज की आंखों में गुस्से की एक और परत चढ़ जाती है। ईशा चुपचाप महिका के बाल सहला रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन बता रही थी कि आज की ये मुलाकात मामूली नहीं थी। घर के बाकी सदस्य शादी के जश्न में जैसे तैसे खुद को व्यस्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हर एक की नजरों में वही सवाल, क्या सच में आकाश फिर से उनकी दुनिया को हिला सकता है? सूरज ने ईशा को कुछ नहीं कहा। लक्स तेज कदमों से उस जगह गया जहां परिवार की पुरानी फोटोज और जायदाद के कागज रखे होते थे। उसने सारे दस्तावेज निकाले, क्योंकि उसका अगला कदम था महिका की कस्टडी लेने की, लड़ाई कोर्ट में ले जाना। ईशा ने धीरे से पूछा, क्या होगा अगर आकाश कोर्ट चला गया? तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। सूरज ने ठान लिया था, अगर उसने फिर से हमारे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा रहूंगा। रात को दोनों ने मिलकर तय किया कि अगले दिन वकील से मुलाकात करेंगे, लेकिन दोनों जानते थे कि अब यह लड़ाई आसान नहीं। आकाश, जो कानूनी पेचखम समझता था, अब हर कोशिश करेगा उनकी दुनिया बर्बाद करने की। इधर महिका पूरी रात बार बार डर के मारे जाग जाती। सपनों में हर बार वही साया, वही शख्स। ईशा उसे सीने से लगाकर कहती, मैं हूं ना बेटा, मैं तुझे किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। सूरज दूसरे कमरे से ईशा और महिका की फुसफुसाहट सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दिल में एक कसम टूट गई, अब चाहे जो हो अपनी बेटी का बचाव करूंगा। अब संघर्ष सिर्फ कोर्ट तक की नहीं, बल्कि घर की दीवारों तक थी, सिर्फ कागज की नहीं, दिल की भी। पर सूरज जानता था कि हारने का सवाल ही नहीं, क्योंकि परिवार के लिए हर जिद जायज है। जहां एक तरफ सूरज और ईशा बाहरी दुश्मनों से जूझ रहे थे, ले घर के अंदर एक और तूफान तैयार हो रहा था। काव्या अपनी बहन रिया को तलाशते हुए बरामदे तक पहुंची। शादी के जोड़े और घर की रौनक के बीच रिया अपनी ही छाया में सिमटी बैठी थी, आंखें सूजी हुई, लो पर आंसुओं के निशान। रिया के हाथ में बंटी की तस्वीर थी, जिसे वो बार बार देख रही थी। काव्या चौंकती है, रिया क्या हुआ? ला क्यों रो रही हो? रिया की जुबान बंद, आंसू जवाब दे रहे थे। इतना सब होने के बाद भी बंटी की याद क्यों आ रही है? काव्या का सीधा सवाल था। रिया के पास जवाब नहीं था, या फिर वह जवाब देना नहीं चाहती थी। रिया के भीतर असल लड़ाई थी, अपने जज्बातों से, अपने कर्तव्य से लेकर और अपनी बहन की खुशी से।
काव्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रिया शादी के इस उत्सव में भी इतनी उदास क्यों है। लेकिन कभी कभी भूले हुए जज्बात भी वक्त आने पर हिलकोरे मारने लगते हैं। रिया की आंखों में यादों का तूफान चल रहा था। उसे बंटी के साथ बिताए वो खूबसूरत दिन याद आ रहे थे, जब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की हर बात कही थी। मगर वक्त की मार ने उनको अलग कर दिया। आज बंटी उसी घर में था, काव्या का दूल्हा बनने जा रहा था और रिया वो अपनी ही बहन के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थी। काव्या ने उसकी हथेली थामी। देख ले बिशो, कहना है कह दे, इससे पहले कि देर हो जाए। हमारे बीच राज नहीं होने चाहिए। रिया ने गहरे सांस ली मगर कुछ बोल न सकी। उसके मन में कश्मकश थी, क्या अपनी सच्चाई सबके सामने ला दे या उसे हमेशा के लिए दिल में दफन कर दे। के कोने में वही बंटी जिसकी शादी में सबसे ज्यादा खुशियां मिलनी थी, रिया की आंखों में बस एक झलक पाने को तरस रहा था। बंटी भी जानता था कि उनके प्यार की कीमत बहुत बड़ी पड़ सकती है। रिया की चुप्पी और काव्या की जिज्ञासा दोनों अगली भयंकर हलचल का संकेत दे रहे थे। इस घर में अब सिर्फ बाहर का शत्रु ही नहीं, अंदर के छुपे दर्द भी सामने आने वाले थे। शायद प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा यही थी, खुद को खोकर अपनों की खुशी में शामिल होना। शादी के अगले दिन मंडप सज चुका था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, पवित्र मंत्रों की गूंज और ढोलक की थाप। घर के बड़े बुजुर्ग, दोस्त, अहबाब, सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें थी। लेकिन इन मुस्कानों के बीच एक आशंका तैर रही थी, जो सबसे छुप छुप कर अपना दस्तक दे रही थी। मंडप में बंटी बैठे थे, काव्या उनके बगल में एक सपनों के संसार में खोई हुई, मगर दोनों की नजरें बार बार भीड़ में रिया को तलाश रही थी। रिया कोने में खड़ी सब देख रही थी, ऐसे उसके दिल में आंसुओं का समंदर हो, मगर होठों पर कोई मुस्कान नहीं। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि के चारों ओर सफेद धूप उठ रही थी। पर अचानक मंडप के बाहर एक कार आकर रुकती है। कार से उतरता है एक आदमी, चेहरे पर नकाब, आंखों में अजीब चमक। घर में इतनी भीड़ थी कि किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वह आदमी मंडप तक चुपचाप पहुंच गया। जैसे ही फेरों की तैयारी शुरू होती है, वह अचानक बंटी के पास पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रखता है। शांत रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। धीमी मगर तीखी फुसफसाहट कानों में पड़ती है। बंटी चौंकता है, उसे गन की नोक अपनी पीठ पर महसूस होती है, उससे पहले कि कोई हल्ला मचे। लेकिन आदमी बंटी को मंडप से उठाकर बाहर की ओर ले जाने लगता है। भीतर काव्या परेशान होकर पीछे देखती है तो बंटी गायब। शादी का जश्न चीख पुकार में बदल जाता है। साथ में पुलिस को भी खबर मिलती है। शादी के मंडप में जो तबाही मचती है, पूरे घर को हिला देती है। यह किसी फिल्मी दृश्य से कम प्रतीत नहीं होता। काव्या की खुशियां एक पल में बिखर जाती हैं। रिया का दिल टूट जाता है, की सारी रंगत उड़ जाती है। अब मंडप के इस साये में कोई है जो पुराने हिसाब बराबर करने आया है। आकाश की परछाई अब खुलकर इस घर पर मंडरा रही थी। शादी का मंडप अब डर का अखाड़ा बन चुका था। शादी में आई अचानक मुसीबत से पूरे परिवार के होश उड़ गए। हर तरफ हड़कंप मच गया। काव्या बदहवास होकर बंटी को ढूंढती है, पर वो कहीं दिखाई नहीं देता। पुलिस तुरंत पहुंचती है। सूरज अपनी पहचान बताते हुए अधिकारियों से पुरजोर सहयोग करता है। मेरे घर में जो हुआ है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, बस मेरी बहन को जल्दी ढूंढिए। इधर रिया की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। वो कमरे में खुद को बंद करके दीवार से सिर टिकाए आंसुओं में डूब गई थी। घर में हर किसी को रिया की हालत अजीब लगती थी। आखिर वो बंटी के उठाए जाने से सबसे ज्यादा क्यों टूट गई है? इसने पूरा घर छान मारा, गार्डन से लेकर गेट तक, लेकिन बंटी की कोई खबर नहीं मिली। फिर सूरज को अचानक कुछ याद आता है। किसी के आकाश के वह सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करता है। स्क्रीन पर उसी नकाबपोश की हल्की झलक मिलती। वही है सूरज अब लगभग चिकचिकते हुए परिवार को बताता है, सब सतर्क रहो, आकाश दोबारा लौट आया है। घर में डर, गुस्सा और चिंता का माहौल एक साथ फैला हुआ है। रिया जो चुप थी सूरज के पास आती है। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अफसोस है, भैया बंटी को कुछ हो न जाए, यही चिंता है। सूरज को रिया पर शक होने लगता है, क्या यह महज दोस्ती या कुछ और गहरा रिश्ता है? काव्या के आंसू नहीं थम रहे। घर के बड़े लोग हालत को संभालने में लगे हैं, पर समझते हैं कि असली खतरा सिर्फ बंटी की जान को नहीं, पूरे परिवार की एकजुटता को है। इस छीना झपटी ने न केवल शादी तोड़ी कि घर के रिश्तों की भी परतें खोल दी। अब बंटी बचा या नहीं, ये असली चिंता थी। सबसे बड़े हादसे की आहट अभी आई नहीं थी। बंटी उस कार में बैठा था जिसके शीशे काले थे और बाहर सायरा की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन कार तेजी से शहर से बाहर निकलती जा रही थी। बंटी की आंखों पर पट्टी थी, हाथ बंधे हुए। कार अचानक किसी सुनसान गोदाम के सामने रुकती है।
बंटी की आंखों से पट्टी हटती है। सामने खड़ा है वही नकाबपोश आकाश, गुस्से में तना हुआ चेहरा, डराने वाली मुस्कान। क्यों बंटी, सोचा था कि आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर लोगे? लक मुझे जेल भेजकर सब भूल जाओगे। आकाश उसकी ओर झुकते हुए कहता है, हर चीज का बदला मिलता है, आज तेरा नंबर है। बंटी डर में भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है। मुझे जो करना है करो, पर और किसी को चोट मत पहुंचाना। आकाश जोर का ठहाका लगाता है, यही तो तेरी कमजोरी है किसी और की फिक्र। प्लान बूझकर रिया का नाम लेता है। बंटी के चेहरे की बेचैनी बढ़ जाती है। गोदाम में दूसरे गुंडे पहरे पर थे कि कोई न बच पाए। आकाश बंटी को जोर जबरदस्ती से कुर्सी से बांध देता है, फिर अपने प्लान के बारे में उसे बताने लगता है। आज के बाद इस घर में कोई खुशी नहीं बचेगी। जिसे जैसे झूठ बोलना था बोल चुका, अब मैं सच दिखाऊंगा। बंटी उसकी आंखों में देखता है। तेरी लड़ाई मुझसे है, काव्या रिया से नहीं। आकाश फिर हंसता है। उन्हीं से खेलना सबसे आसान है क्योंकि तू उनसे जुड़ा है। अब चल, देखता हूँ तेरा प्यार तुझे कैसे बचाता है। हर गुजरते मिनट के साथ बंटी की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था और उम्मीदें सिर्फ सूरज पर टिकी थी। इधर घर में पुलिस की छानबीन चल रही थी, उधर एक एक करके कई पुराने राज खुलने लगे थे। सबसे पहले रिया ने अपने आंसुओं के सैलाब में सच्चाई बताने का फैसला ले लिया। रिया ने सबके सामने कबूल किया, बंटी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनते ही काव्या जैसे रोबोट की तरह जैसे की सैसी खड़ी रह जाती है। सूरज हैरान के बाकी सदस्य सन, लेकिन मैंने अपनी खुशी का त्याग किया ताकि तुम्हारी शादी हो सके। रिया की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। मैंने सोचा बंटी काव्या के साथ खुश हो जाएगा, ले खुद पीछे हट गई। पल भर में घर की सारी खुशियां गहरी चुप्पी में बदल गई। काव्या ने कसमसाते हुए रिया से कहा, क्यों छुपाया इतना बड़ा सच? रिया फूट फूट कर रोई। तुम्हारी खुशी के लिए बहन। अब सूरज को सारी बातें समझ आने लगती है। रिया का बंटी के लिए डर, उसका हर पल घबराया रहना। लेकिन अगले पल सूरज ने कसम खा ली, चाहे मेरा दिल कितना भी टूटे, लेकिन अब बंटी और रिया को बचाना है। घर में अब दो जंगें चालू थीं, एक आकाश की चुनौती और दूसरी रिश्तों की सच्चाई की। आकाश का जहर अब रिश्तों की नींव तक पहुंचा था, मगर सूरज, शाह और घर के सब लोग अब एक नए भरोसे के साथ अपनी लड़ाई के लिए डट गए थे। अब घर की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया था। कोर्ट रूम। सूरज और ईशा के पास वक्त कम था। आकाश ले कानूनी कागज थामे सीधे कोर्ट जा पहुंचा था। वह जज के सामने दावे से कहता है, लेका मेरी बेटी है, मैं उसकी कस्टडी चाहता हूँ। ईशा का दिल कांप उठता है। सूरज एडवोकेट संग अपनी सारी फाइलें लेकर कड़ी दलील देता है कि बच्ची की भलाई इसी घर में है जहाँ उसे प्यार और सुरक्षा मिलती है। जज कड़ी नजर से दोनों पक्षों को सुनता है। आकाश बार बार तथ्यों की आड़ में बात करता, पिता का हक, बाप की जिम्मेदारी मानो, उसे और कुछ नहीं चाहिए। मगर कोर्ट में सच और इंसानियत दोनों का फर्क होता है। ईशा ले किसी लिए आकाश के अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसके गवाह बनकर मोहल्ले के लोग आयताने लगे कि कैसे आकाश का अतीत बच्ची के लिए खतरनाक है। सूरज कोर्ट में पहली बार डगमगाया नहीं। उसने पूरे विश्वास के साथ अदालत के सामने खड़ा होकर कहा, ले अगर बच्ची को सचमुच पिता चाहिए तो पिता होने के कर्तव्य भी निभाने चाहिए। ऐसी परवरिश जहाँ खौफ हो, यह बेटी के लिए शक श्राप होगी। कई घंटे बहस चलती रही। कोर्ट ने आखिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। रात को पूरे परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें थी। ईशा लगातार रोए चली जाती। सूरज उसे ढांढस बंधाता, हम हर हाल में महिका को बचाएंगे। रिया और काव्या दोनों बहनें अब इस परिवार की नाजुकड़ी थी। उन्होंने मिलकर ईशा को गले से लगाया, यदि सब अच्छा होगा। आगामी दिन कोर्ट का फैसला आने वाला था और उसके बाद घर की काया पलट सकती थी। कोर्ट में अगले दिन आकाश एक बार फिर से बदले की आग लिए खड़ा था। इस बार परिवार के भीतर एक नई एकता थी। क्या न्याय सच में परिवार के साथ होगा? वी की सांसें थमी हुई थी। अब भविष्य कोर्ट की मुहर से तय होना था। कोर्ट के बाहर आकाश की चालें गहरे होने लगी थी। फैसला आने से पहले ही उसने ईशा और सूरज को अपने जाल में फंसाने की नई योजना रच डाली। एक रात जब घर में सब चिंता में थे, आकाश अचानक दरवाजे पर आ गया। इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके वकील भी थे। उसने सीधा ईशा से कहा, लेखनी के अगर चाहती हो कि महिका तुम्हारे पास रहे तो मेरी एक शर्त माननी होगी। सूरज तमतमाता है, कौन सी शर्त? तू फिर क्या चाहता है?
आकाश अपनी तेज नजरों से ईशा को घूरता है। मेरी कानूनी इज्जत बहाल करो, मेरे ऊपर दर्ज सारे केस, सारी शिकायतें वापस लो। अगर तुम और सूरज थाने में मेरे खिलाफ की गई सभी कंप्लेंट्स वापस ले लेते हो तो मैं मेहिका के कागजों पर दस्तखत कर दूंगा, वरना कोर्ट मुझे ही चुनेगा और तुम्हें अपनी बेटी से हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज बिना रुके साफ मना कर देता है, लेकिन ईशा की आंखों में बेटी का डर बड़ा दिखता है। आकाश जानता था डर के सामने प्यार सिर झुका ही देता है। उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है सोचने के लिए। समझ लो, या तो बेटी रहेगी या तुम्हारी झूठी कागजी लड़ाई। ले वो धमकाकर चला जाता है। घर में जैसे मातम सा छा गया। सूरज ने ईशा से कहा, यह उसकी चाल है। ले, अगर दबाव में आए तो वो हर रोज नई संग्रह, नई धमकी देगा। हम कानून और सच के साथ रहेंगे, पर एक माँ के लिए उसकी बेटी की मुस्कान सबसे बड़ी सच्चाई होती है। दिमाग और दिल की जंग अब उसी उम्र की थी। मतलब इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, जिंदगी में भी लड़ना पड़ता है। बंटी का अपहरण हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। गोदाम के अंदर अंधेरा और डर दोनों थे। बंटी ने सारे जतन कर लिए छूटने को, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। आकाश कुर्सी के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर सदा सन्नाटा था। सोचो बंटी, किस किस्मत से आज यहाँ हो। बंटी सिर उठाकर जवाब देता है, अगर तुम्हारा मकसद बदला है तो सिर्फ मुझसे मेरी बहन या परिवार तुम्हारे खेल से बाहर रखो। आकाश हंसा, तेरा परिवार? परिवार ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया था। आज तुझे डराने, तुझे रुलाने में मजेजा आ रहा है। बंटी पीछे नहीं हटा। लिए डर का मतलब अपनी बहनों की आंखों में आंसू देखना है। आकाश जानता था कि बंटी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार ही है। उसने छेड़ते हुए रिया का नाम दोहराया। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम मत ले प्लीज, आकाश ने और दबाव बनाते हुए कहा। अगर कुछ भी गड़बड़ की तो घरवालों के पास मेरी धमकी की वीडियो पहुंच जाएगी, तेरी बहनें बदनाम हो जाएंगी। इसलिए बंटी ने हार मान ली। ठीक है, जो करना है मुझसे करो, मैं सब झेल लूंगा, दूस को छोड़ दे। गोदाम के बाहर पुलिस सायरन गूंजने लगी। किसी ने खबर कर दी थी। आकाश चीड़ा बंटी को घसीटता हुआ वहां से निकलने लगा, लेकिन अब पुलिस बिल्कुल करीब पहुंच गई थी और सूरज भी अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। अब वहां एक फाइनल टकराव होना निश्चित था, जिसकी आहट हर किसी की धड़कनों को तेज कर रही थी। गोदाम के चारों ओर पुलिस ने घेरा डाल लिया। सूरज हथियारबंद टीम लीड कर रहा था। सूरज हिम्मत और आंखों में जुनून। आकाश और बंटी भीतर थे, बंदूक की नोकों पर, दूसरा अपनी हिम्मत पर। आकाश, बाहर आओ, ले कानून को सरेंडर करो। सूरज की गरजती आवाज गूंजती है। आकाश हंसता है और बंटी